चलें आज एक ऐसी तहरीर की गहराइयों में उतरते हैं जो इक़्तिदार के सबसे तारीक उसूलों को बेनकाब करती है। ये सिर्फ ताकत हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे हर कीमत पर हर हरबे से महफूज रखने की एक बेरहमाना हिकमत अमली है। आइए इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल यह है कि मुतलकुल अनान ताकत यानी एब्सोल्यूट पावर आखिर कायम कैसे रहती है? क्या ये लोगों की मोहब्बत से मुमकिन है या इंसाफ के उसूलों से, या फिर जैसा कि ये तहरीर इशारा करती है, क्या इसके पीछे कोई बहुत ही सर्द और गहरा खेल खेला जाता है? आइए मिलकर इसकी तहों को खोलते हैं। तो इस पूरी हिकमत अमली को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम ताकत के बेरहम उसूलों से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरह इख्तलाफ राय को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हुक्मरान की हिफाजत के एक हैरान कुन नज़रिए को जानेंगे, एक नाकाबिल तस्खीर अवामी शबिया बनाने का फ़न सीखेंगे और आखिर में इक़्तिदार के पुरअसरार पर्दे के पीछे झांकेंगे। तो पहला हिस्सा, ताकत की बेरहमाना हिकमत अमली। ये मंसूबा किसी भी अंदरूनी खतरे से निमटने के लिए एक ठोस पत्थर की तरह सख्त बुनियाद रखता है। यहाँ नरमी की, समझौते की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। इस हिकमत अमली का पहला असूल ही चौंका देने वाला है। वो ये कि सियासी जुर्म और आम जुर्म में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रियासत के खिलाफ कोई भी अमल, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे, एक वजूदी ख़तरा समझा जाता है और उसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ इंतहाई शिद्दत से दिया जाना चाहिए। और इसके उसूल बिल्कुल वाज़े और बेरहम हैं। ज़रा सा शक हो, गिरफ्तारी, फरार के तमाम रास्ते बंद और रहम की कोई उम्मीद नहीं। ये एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और इसमें सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये हिकमत अमली इस ख्याल को फ़रोग़ देती है कि सियासत इतनी पेचीदा चीज़ है कि उसे सिर्फ हुक्मरान ही समझ सकता है। इस तरह कोई भी इख्तिलाफ राय आसानी से लाइल्मी या गद्दारी करार दे दिया जाता है। चलें अब आते हैं इस हिकमत अमली के एक और भी ज़्यादा चालाक पहलू की तरफ। ये सिर्फ इख्तिलाफ राय को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे खुद पैदा करने और फिर इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का फ़न है। यहाँ मतन उखराना का हवाला देता है, जो रूसी सल्तनत की बदनाम ज़माना खुफिया पुलिस थी। ये अपने एजेंटों को इनकलाबी ग्रोहों में भेजने के लिए मशहूर थे, ताकि वो अंदर से ही बेचैनी को भड़काएं और फिर अपने मुखालिफिन की निशानदेही करके उन्हें कुचल दें। ये सिर्फ एक तारीखी हवाला नहीं, बल्कि एक पूरे निज़ाम का मॉडल है। ये पूरा खेल 3 कदमों में खेला जाता है। पहला कदम, अपने ही एजेंटों के जरिए अवाम को हुकूमत के खिलाफ बोलने पर उकसाया जाता है। दूसरा कदम, जो लोग इस जाल में फंसकर हिमायत का इजहार करते हैं, वो खुद को एक खतरे के तौर पर बेनकाब कर देते हैं। और आखिरी कदम, इसी पैदा करबा बगावत को बहाना बनाकर सख्त क्रैकडाउन किया जाता है और कंट्रोल मजीद मजबूत कर लिया जाता है। ये एक नाकाबिल यकीन हद तक चालाक और बेरहम तरीका है। और ये हिकमत अमली यहाँ नहीं रुकती, बल्कि और भी तारीख हो जाती है। ये इख्तबास इसकी इंतहा को जाहिर करता है। ये मतन मुखालिफिन को कमज़ोर करने के लिए सियासी कत्ल जैसी इंतहाई कार्रवाइयों की वकालत करता है, और उसके लिए ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो खुद भी अपने अमल के असल मकसद से बेखबर होते हैं, बस एक आलाकार। अच्छा, अब आते हैं उस हिकमत अमली के शायद सबसे दिलचस्प और हैरान कुन हिस्से की तरफ। ये एक हुक्मरान की हिफाजत के बारे में हमारी आम सोच को बिल्कुल उलट कर रख देता है। ज़रा सोचिए, एक रहनुमा की हिफाजत का सबसे मौसर तरीका क्या हो सकता है? क्या ये नजर आने वाले मुहाफ़िज़ों की एक फ़ौज है जो हर तरफ मौजूद हो, या शायद कुछ और? ये मतन एक ऐसा जवाब देता है जिसकी शायद हम तवक्को ना कर रहे हों। तो यहाँ एक बहुत ही हैरान कुन दलील दी जाती है। कहा यह जाता है कि खुलेआम वर्दी में मलबूस मुहाफ़िज़ रखना दरअसल कमज़ोरी की निशानी है। ये ऐलान करने जैसा है कि हुक्मरान को ख़तरा है और उसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इसके बरक्स खुफिया और गैर मरी तहफ़्फ़ुज़ एक नाकाबिल तस्ख़ीर ताकत का तासुर देता है। ये जाहिर करता है कि हुक्मरान इतना ताकतवर है कि उसे किसी ज़ाहिरी ढाल की ज़रूरत ही नहीं। और ये इक़्तिबास इस हिस्से के मरकज़ी ख्याल का निचोड़ है कि ताकत का मुज़ाहिरा ना करना ही ताकत का सबसे बड़ा मुज़ाहिरा है। तो हिफाजत का यही आइडिया हमें सीधा अगले मौजू की तरफ ले जाता है, अवाम के जहनों को कंट्रोल करने का फ़न। अब हिकमत अमली जिस्मानी कंट्रोल से निकलकर नफ्सियाती हेराफेरी के मैदान में दाखिल होती है। तो एक हुक्मरान अवाम के सामने खुद को कैसे पेश करता है? इस खेल का पहला उसूल है हर किसी के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल रसाई और खुला नजर आना। एक ऐसा रहनुमा जो अवाम के दरमियान रहता हो। और ये रसाई का तासुर कैसे दिया जाता है? मुसलसल अवाम के दरमियान रहकर, हमेशा एक बड़े बज़ाहिर पुरजोश हुजूम में घिरे हुए। लेकिन ये सब एक मंसूबाबंद ड्रामा है, एक कैलकुलेटेड परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ है असल चाल। वो हुजूम बेतरतीब नहीं है, वो आम शहरी नहीं है,
وہ دراصل ایک احتیاط سے ترتیب دی گئی خفیہ انسانی ڈھال ہے۔ اس ہجومی محافظ کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، یہ حکمران کو عام لوگوں سے ایک محفوظ فاصلے پر رکھتا ہے۔ دوسرا، یہ اس کی شبیہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ نظم و ضبط کی مثال قائم کرتا ہے اور لوگوں کی درخواستیں لے کر یہ تاثر دیتا ہے کہ ہر آواز حکمران تک پہنچ رہی ہے، چاہے وہ حقیقت میں نہ پہنچ رہی ہو۔ یہ سب مل کر حکمران کے ہر چیز سے باخبر اور مکمل کنٹرول میں ہونے کی تصویر بناتا ہے۔ اور اس ساری حکمت عملی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ عوام میں یہ تاثر پیدا کرنا کہ حکمران خود تو نیک اور انصاف پسند ہے، لیکن اس تک صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی ہیں۔ یہ کاش بادشاہ کو معلوم ہوتا والا جذبہ عوام کے غصے کو نظام کے نچلے اہلکاروں کی طرف موڑ دیتا ہے اور حکمران کی ذات کو ہر تنقید سے بالا تر رکھتا ہے۔ چلیں اب آتے ہیں اس حکمت عملی کے آخری اور شاید سب سے گہرے کانسیپٹ کی طرف، طاقت کی وہ اندیکھی غیر محسوس فضا جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اسے طاقت کا تصوف کہتا ہے، مطلب ایک ایسی پراسرار اور مقدس فضا جو حاکم کے گرد ہوتی ہے، جو اس کے اختیار کو محض انسانی نہیں بلکہ تقریباً خدائی بنا دیتی ہے۔ یہ وہ خوف اور احترام ہے جو لوگوں کو سوال کرنے سے روکتا ہے۔ اور یہ حکمت عملی کہتی ہے کہ یہ نفسیاتی ڈھال، یہ سائیکولوجیکل شیلڈ کسی بھی جسمانی محافظ سے کئی زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جب لوگ حکمران کو ایک عام انسان سے بلا تر سمجھنے لگتے ہیں تو وہ اس کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہیں ہم اس پہلے والے تضاد پر واپس آتے ہیں۔ جیسے ہی ایک حکمران کے ارد گرد نظر آنے والے محافظ کھڑے ہوتے ہیں، طاقت کا سارا اسرار، سارا راز ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ کوئی مقدس چیز نہیں رہتی، بلکہ محض دو جسمانی قوتوں کا مقابلہ بن جاتی ہے، اور اس مقابلے میں کوئی بھی حملہ آور یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس گارڈ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، جب وہ غیر محسوس پراسرار فضا جو اتھارٹی کو قائم رکھتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب طاقت صرف زور زبردستی کا کھیل بن کر رہ جائے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تاریخ اور ہمارے آس پاس کی دنیا میں آج بھی گونجتا ہے۔